हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की। इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था, इससे पहले क्लास में सिलेबस आपको पूरा बता दिया था। साथ में ये कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से। ठीक है, दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी हमारी 4 यूनिट है और पार्ट बी में भी 4 यूनिट है। तो यहाँ से हम पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी की जो पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारी यूनिट चलती जाएंगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए समझाते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र का मतलब है जो बीच का होगा, उसका मिडिल पॉइंट। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। यानी कि केंद्रीय द्रव्यमान को इंग्लिश में अगर बात करें तो वो कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक चीज़ है, हर एक जो बॉडी है, आपके पास कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड है, बॉडी है, तो उसका क्या होता है? हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब है, अगर हम आपको फॉर एग्जांपल बताएं, आपके पास एक पेन होगा। पेन तो आप यूज़ ही करते होगे, पेन है आपके पास, पेन है, पेंसिल है। अगर आपको क्या करें, आप अपनी उंगली पर, ठीक है, आप अपना हाथ लीजिए और आप अपनी उंगली पर उस पेन को रखिए, तो वो बैलेंस नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप उंगली पर पेन को रखते हैं, यहाँ से रखते हैं, इसके इधर बिल्कुल साइड से, तो वो बैलेंस नहीं होगी, गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा और वो इधर की ओर लुढ़क जाएगी। इसी तरीके से अगर आप अपनी उंगली को इधर साइड में रखें तब भी पेंसिल नहीं रुकेगी। लेकिन अगर उस पेंसिल या पेन को रोकना है, अपनी उंगली पर बिल्कुल फिक्स करना है, तो आपको क्या करना होगा? उसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से, मिडिल वाले पॉइंट से उस पेंसिल को अपनी आप उंगली पर रखिए, तो क्या होगा? वो आपकी जो पेंसिल है वो रुक जाएगी उंगली पे। कहने का मतलब क्या है? इसके बीच में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास जो है वो अप्लाई हो रहा होगा, लग रहा होगा यहाँ। यानी इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास है इस पेंसिल का, वो इसके बीच में है, मिडिल पॉइंट पे, जिससे कि वो पेंसिल क्या हो रही है? रुक जा रही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले ले। मान लिया अगर आप कोई बुक ले लें, ठीक है, आप कोई बुक ले लें, तो अगर आपको उसको बिल्कुल अपने इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी बिल्कुल सेंटर पर ही होगा। नाम में ही है सेंटर, तो जाहिर सी बात है, यानी कि कोई भी बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर पर ही होगा। अगर आपको कोई बुक बिल्कुल हाथ पर लेंगे आप बिल्कुल सीधे सेंटर से, तो वो रुक जाएगी। एक साइड ज़्यादा कर देंगे, एक साइड कम कर देंगे, तो बुक गिर जाएगी। तो समझ में आपको आ गया होगा। समझा देते हैं। डेफिनेशन लिखती है कि किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। वही लाइन लिख दी। अभी हमने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया, यानी कि जब आप पेन को या पेंसिल को बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से अपने उंगली पर रखते हैं तभी वो बैलेंस होगी। यानी इसका सारा जो मास है वो कहाँ पर फोकस्ड हो रहा है? उसके सेंटर वाले पॉइंट पर। तो वही लाइन लिख दी है कि अगर कोई भी बॉडी है या सिस्टम है, बॉडी का मतलब है कोई भी वस्तु हो सकती है, पिंड हो सकता है, तो उसका जो उस पॉइंट को जहाँ पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास कहेंगे, उस बॉडी या सिस्टम का। उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। लिखा है लेट का मतलब होता है, मान लेंगे कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं और उनके मासेस क्या है? m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट। यानी जब हम कई सारे पार्टिकल्स की बात करेंगे तब। अब और उनकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर, r2 वेक्टर भी आपको समझाएंगे कि कहाँ से आया। तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये देखिए फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, आपको लर्न करना होगा। फॉर्मूला है हमारा आर सी एम। सी एम क्या है? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसलिए हमने छोटा सा सफिक्स में लिख दिया है। आर का मतलब क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, तो ऊपर आपको वेक्टर भी लगाना होगा। जब कई सारे पार्टिकल्स होंगे तो उनके मासेस भी कई सारे होंगे, तो हमने मान लिया था m1 m2 m2 m3 ऐसे डैश डैश कई सारे हो सकते हैं। और उसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी तो वो भी क्या होगी? m1। मान लिया, अब आपको समझाते हैं। ये जैसे मान लिया एक इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर कोई पार्टिकल है m है, ठीक है, मान लेते हैं m पार्टिकल है। तो यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं 0,0 होती है ओरिजिन। अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो
आपकी दूरी होगी उसको हम क्या मानते हैं, आर वेक्टर मानते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम आर से ही ज़्यादातर डिनोट करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा फिर सेंटर ऑफ मास का कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी नीचे केवल मास होगा, ऊपर मास के संग हमारा पोजीशन वेक्टर भी चलेगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर और करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है 1, जैसे यहाँ पर चल रहा है 1 2 3, नीचे भी 1 2 3 लेके आए, तो ये सब हम हटा के डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं। यानी कि जब भी कई सारी वैल्यूज मतलब चलती हैं और आगे डैश डैश लगा होता है, उन सबको हटा के हम सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग से, यानी समेशन से होता है। तो आप सिग्मा लगा के भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। क्या किया, बस सिग्मा लगा के लिख दिया है। और यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि नीचे लिख दिया है आई बराबर जहाँ पर होगा 1 और ऊपर लिख दिया है आई बराबर n, यानी देखिए यहाँ पर एम आई लिख दिया है और आर आई लिख दिया है। आई का मतलब ये है अगर आप आई की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, यानी अगर आप 1 रखते हैं तो m1r1 आ जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो m2r2 आ जाएगा। सेम यही वाली आपकी कंडीशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 वाली। तो ये क्या, सिग्मा बस यही बताता है समेशन को। समेशन का मतलब क्या है, ये जो योग यहाँ पर चल रहा है उसको, इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब क्या लिखते हैं कि इफ का मतलब होता है यदि सिस्टम का टोटल मास m है, यानी कि अभी तक क्या चल रहा था mi का मतलब है अभी तक चल रहा था m1 प्लस m2 प्लस m3, लेकिन अब हम क्या मान रहे हैं कि अगर सिस्टम का जो पूरा जो हमारा टोटल मास है वो इन सब की जगह क्या मान लिया है, कैपिटल M मान लिया है। तो क्या किया है, ऊपर वाला सेम जैसा चल रहा था वही रहने दिया और अपॉन में कैपिटल M लिख दिया। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन तो वही आपको आता ही होगा, इंटर कर आए होंगे, तो इंटर में अवकलन समाकलन ही इंपॉर्टेंट है, तो अवकलन तो आता ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिलहाल नहीं आता है तो समझा देते हैं। अवकलन में कुछ नहीं होता, बस d अपॉन डी, जैसे कि t के सापेक्ष हो रहा है तो t नीचे लगा दिया है। अगर मान लिया x के सापेक्ष होता तो d अपॉन डी एक्स लिख देते, और जिसके भी रिस्पेक्ट और जो हमारा फंक्शन होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब जैसे कि हम यहाँ पर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर सी एम क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी लगा दिया, और जो हमारा फंक्शन चल ही रहा है आर वेक्टर सी एम जैसा है वैसे ही रहने दिया। अब देखिए ये जो अपॉन में m चल रहा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ पर हम हमेशा अलग लिख देते हैं। अगर बाई चांस ये अलग से कांस्टेंट होता, मान लिया प्लस करके m लिखा होता तो वो जीरो हो जाता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जीरो हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, अपॉन में चल रहा है तो अपॉन का मतलब है ये हमारा साइड में निकल कर कांस्टेंट अलग हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, या इसी को हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है तो सेम ही, क्योंकि सिग्मा लगा के लिखी हुई है। तो इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, m1 तो हमारा कांस्टेंट है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो m1 को अलग कर दिया। अब r वेक्टर था तो लिख दिया dr d अपॉन डी टी करके लिख दिया, यानी dr1 वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस लगाया, फिर m2 फिर से कांस्टेंट है इसको अलग कर लिया, फिर हो जाएगा dr2 अपॉन डी टी, फिर प्लस लगाया, m3 भी कांस्टेंट है हमारा, यानी जो m है कुल मिलाकर वो कांस्टेंट है तो इसको अलग कर लिया, और r का क्या हो जाएगा हमारा, R3 का क्या हो जाएगा, dr3 अपॉन डी टी, प्लस डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये अब फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है। तो इसमें r क्या है, यहाँ पर जो आपका बना है dr वेक्टर अपॉन dt, तो देख नीचे जो t है वो क्या है, समय है, r क्या है हमारी दूरी है, तो यहाँ पर क्या बना लिया, दूरी बटा समय क्या होता है, चाल के बराबर होता है। चाल का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं v से, वेलोसिटी चाल या वेग। ठीक है, तो वेलोसिटी को v से लिखते हैं। यहाँ पर अगले स्टेप में यही किया है, dr अपॉन dt को dr ओवर dt पढ़ेंगे। ठीक है, तो dr ओवर dt हमारा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। v का मतलब है वेलोसिटी, ये कहाँ से आया, चाल बराबर दूरी बटा समय से। तो देखिए यहाँ पर भी वेलोसिटी, यहाँ पर फिर भी वेलोसिटी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ही आ जाएगा, और लिख दिया सफिक्स में हमारा चल रहा था सेंटर ऑफ मास। फिर हमने क्या किया, m1 v1, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा p बराबर mv, ये क्या होता है, संवेग बराबर, p का मतलब है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग। ये फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये देखिए
mv क्या बन जाएगा हमारा, p बन जाएगा। तो लिख दिया है यहाँ पर p1 प्लस p2 प्लस v3, बाकी का जैसा था उसको सेम ही रहने दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर भी देखिए अब ये भी सब हमारा योग चल रहा है, जोड़ चल रहा है, यानी तो इसको भी हम सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। तो सिग्मा लगा के सेम लिख दिया है, पी आई कर दिया है। आई का मतलब क्या है कि आई बराबर 1 और ऊपर लिख दिया आई बराबर n, यानी जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से n तक जाएगी। फिर आप चाहे ऐसे करके लिखिए सिग्मा लगा के, या इसी सिग्मा को हमने क्या कर दिया, टोटल लिख दिया है। टोटल का मतलब भी वही है कि जो पी टोटल होगा वो क्या है, समेशन है, कई सारे यहाँ पर सम्मेक दे रखे हैं। अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, एम चल रहा है। तो यानी प्रूवमेंट क्या हो गया हमारा, VCM बराबर पी टोटल अपॉन में एम। अब इसका मतलब क्या है, लिख दिया है हेंस करके कि यदि पी टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, पी का मतलब क्या है, पी को बोलते हैं हम संवेग, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो लिख दिया है कि यदि पी टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है तब एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर ये कांस्टेंट होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर ये वाला जो पी है वो अगर लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, तो अगर यहाँ पर एफ यानी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है जब ये कांस्टेंट होगा तो VCM बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट। तो यही प्रूफ करना होगा आपको सेंटर ऑफ मास के लिए। तो आई होप पूरा समझ में आपको आ गया, बहुत सरल है। एक बार फिर से हम बता देते हैं एक शॉर्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास के बारे में लिखना होगा कि जहाँ पर कंप्लीट मास फोकस्ड होता है बॉडी का, उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि RCM बराबर क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 और डैश 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 अपॉन में क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3। बस इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, पूरा प्रूवमेंट हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में नंबर है इसके वो आपको फुल मिल जाएंगे। बस इसको याद कर लीजिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर प्लस चल रहा है हर जगह, तो इन सबको हमने हटा के सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। समेशन का मतलब है जो योग से होता है। और फिर हमने लिख दिया आई लगा कर कि आई की वैल्यू जो होगी, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है, तो नीचे आई बराबर 1 और ऊपर आई बराबर n लिख दिया। फिर क्या करिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 इन सबको हटा के हमने मान लिया कि m होगा सिस्टम का टोटल मास, तो हमने कैपिटल M लगा दिया। उसके बाद कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में यहाँ पर तो m चल रहा है तो इसको बाहर कर देंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर r का क्या हो जाएगा, dr ओवर dt, और ये सारे जो m है वो कांस्टेंट है, इसको अलग रखते जाएंगे। फिर dr ओवर dt हमारा बन जाएगा v। उसके बाद ये हमारा m पहले से ही चल रहा था तो mv क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। p को हम लिख लेंगे p टोटल और साथ में अपॉन में m चल रहा था। फिर लास्ट में लाइन लिख देंगे हेंस करके कि अगर p टोटल जो है वो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है तो VCM जो है एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर वो कांस्टेंट होगा। तो VCM क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि नियत, यानी कि जो हमारा वेग होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरे टॉपिक को डिटेल में बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में बताएंगे जो आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।